हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र का चैप्टर नंबर 3 मुद्रा, बचत और साख। इसमें हम लोग रुपया, पैसा और जो कमाई जो आदमी करता है उसका बचत, और साख का मतलब होता है क्रेडिट, इंग्लिश में उसको होता है। ऐसे भी आप लोग गांव में सुने होंगे बहुत सारे बुजुर्गों से कि साख है तो लाख है, यानी कि आपका अगर क्रेडिट अच्छा है तो आपको कहीं से भी उधारी या फिर लोन मिल जाता है बैंक के ज़रिए भी। अब हम लोग इसी चैप्टर में इसी चीज़ के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं मुद्रा किसे कहते हैं, ठीक। तो मुद्रा विनिमय का माध्यम है। अब देखिए मुद्रा क्या है, विनिमय का माध्यम है। जैसे कागज़ का मुद्रा, आजकल लोहे का मुद्रा, पहले सोना चांदी का मुद्रा चलता था, फिर तांबा पीतल का मुद्रा चलता था, या फिर पुराना कुछ एल्युमिनियम का भी मुद्रा चला है। जैसे 10 पैसा 20 पैसा, जो आपके घर में बुजुर्ग वगैरह होंगे ना, उससे पूछिएगा, आपके 10 पैसा 5 पैसा का एल्युमिनियम का भी पैसा चलता था। उत्पादन, उपभोक्ता, विनिमय, वितरण आदि से संबंधित क्रियाएं मुद्रा द्वारा की जाती है। मुद्रा आधुनिक अर्थव्यवस्था का रीढ़ माना जाता है। मुद्रा के विकास को इतिहास, मानव सभ्यता के विकास का इतिहास कहा जाता है। और मुद्रा का आविष्कार मनुष्यों की सबसे बड़ी उपलब्धि माना जाता है, ठीक है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही जाता है। किसने कहा था? तो मार्शल ने। मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय ही नहीं, रक्त प्रवाह आवश्यक है। इस किसने कहा? तो ट्रेस्कॉट ने कहा था इस चीज़ को। देखिए मुद्रा है क्या, देखिए मुद्रा को 2 भाग में आजकल के दौर में बांटा गया। जैसे कि देखिए कागजी मुद्रा हो गया, और एक हो गया जो धातु का मुद्रा होता है, जो 5 रुपया 10 रुपये का सिक्का होता है, वो हो गया। मुद्रा तो ऐसे बहुत सारे प्रकार का होता है। जैसे कि चेक के द्वारा है तो वो एक तरह का मुद्रा ही है, वो बैंकिंग प्रणाली में आता है। अब हम लोग देखते हैं विनिमय। तो विनिमय 2 प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली और मौद्रिक विनिमय प्रणाली। तो अब देखते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है। तो देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, तो वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से वस्तु का लेन देन होता है उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। जैसे मान के चलिए कि एक आदमी है, उसके पास गेहूं है और सामने वाला के पास चावल है, और जिसके पास गेहूं है उसे चावल की आवश्यकता है, और जिसके पास चावल उसको गेहूं की आवश्यकता है। तो दोनों एक दूसरे को बदल लेंगे, तो क्या होगा? इसी वस्तु को, बदलाव को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। जैसे कि एक राम है, एक श्याम है। श्याम के पास चावल है और राम के पास गेहूं है। तो देखिए श्याम के पास जब चावल है तो श्याम चाहता है गेहूं और राम चाहता है चावल, तो दोनों एक दूसरे से बदल लेंगे ना, तो इसी को क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय प्रणाली। अब देखिए वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाइयाँ। तो देखिए आवश्यक संयोग की दोहरी संयोजकता, आवश्यकता के दोहरी संयोग का अभाव। जैसे कि मान के चलिए कि अब मोहन है और सोहन है, तो मोहन के पास चावल है और सोहन के पास दाल है, लेकिन मोहन को क्या चाहिए ना, कि मोहन को गेहूं चाहिए, जबकि सोहन के पास दाल है। तो आवश्यक दोहरा प्रणाली तो है नहीं, तो ये समस्या। मूल्य समान मापक का अभाव होता है। अब मूल्य संचय का अभाव, यानी कि मूल्य मापक में हो गया कि उसका मूल्य लगाना। जैसे कि मान के चलिए कि भैया चावल है, तो चावल 4 रुपये किलो है, गेहूँ 2 रुपये किलो है। तो हम किसी से चावल खरीद लिए, चावल बेच दिए 4 रुपये किलो, गेहूँ 2 किलो ले लिए, लेकिन उसमें तो ऐसा होता नहीं था। सह विभाजन का अभाव होता है। भविष्य भुगतान में कठिनाई। अब देखिए भविष्य भुगतान में कठिनाई का अर्थ क्या है, कि मान के चलिए कि मेरे पास चावल है और सामने वाला के पास गेहूँ है, लेकिन हमें गेहूं का ज़रूरत ही नहीं है, हमें सिर्फ चावल बेचना है, और सामने वाला क्या कह रहा है कि हमें कि चावल के बदले गेहूं देगा, तो हम उसको गेहूं लेके करेंगे क्या? अगर उसको हम ज़्यादा समय तक उससे गेहूं ले लिए और रख भी दिए और गेहूं सड़ गया तो मेरा नुकसान हो जाएगा ना। इस तरह कठिन होता है। मूल हस्तांतरण की समस्या है, यानी कि एक मूल्य के बदले दूसरा चीज़ देने में समस्या पैदा होता था। मौद्रिक विनिमय प्रणाली अब है, ये तो क्या वस्तु विनिमय प्रणाली का बात, अब हो गया मौद्रिक। ऐसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है उसे मौद्रिक विनिमय प्रणाली कहते हैं। जिस तरह यंत्र शास्त्र के चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक शास्त्र में मत यानी वोट का अधिकार है,
उसी प्रकार मानव आर्थिक जीवन में मुद्रा का स्थान है। जैसे यंत्र शास्त्र है, अभी किसी तरीका का मशीन बनाते हैं तो उसमें गोल पहिया बहुत ज़रूरी है, चाहे लायरन पिस्टन हो, चाहे किसी तरीका का गियर बॉक्स हो तो उसमें चक्र चाहिए। विज्ञान में आग, राजनीतिक शास्त्र में मत यानी कि वोट या समर्थन का अधिकार है। उसी तरीक़ा से मानव जीवन में आर्थिक में मुद्रा का, इसको किसने कहा था? क्राउथर ने कहा था। मनुष्य के सभी आविष्कारों में मुद्रा का आविष्कार एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इसको किसने कहा था? क्राउथर ने। अब देखिए कुछ प्रमुख देशों के, जो विभिन्न देशों के चलने वाली मुद्राएं, तो भारत में रुपया चलता है, पाकिस्तान में भी रुपया और नेपाल में भी रुपया, बांग्लादेश में चलता है टका, अमेरिका में डॉलर चलता है, अमेरिकी डॉलर, ईरान में रियाल, सिंगापुर में भी डॉलर चलता है, सिंगापुर का डॉलर चलता है, इंग्लैंड में पाउंड चलता है, रूस में रूबल, अफ़गानिस्तान में अफ़गानी चलता है, इराक में दिनार और स्वीडन में क्रोना। हम देखते हैं मुद्रा का कार्य। तब विनिमय का माध्यम है मुद्रा, मूल्य का मापक, विलंबित भुगतान का मान और मूल्य का संचय। मान के चलिए कोई चीज़ हम बेच दिए तो जमा करके हम रख लेना उसका पैसा। क्रय शक्ति का हस्तांतरण, पैसा रहेगा तब ना कोई चीज़ खरीदेंगे। साख का आधार यानी कि क्रेडिट इंग्लिश में। अब हम देखेंगे मुद्रा के बारे में। समान स्वीकृति प्राप्त विधि या ग्रह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई वस्तु जो विनिमय का माध्यम या मूल्य के समान मापक, ऋण के भुगतान का मापदंड एवं तथा संचय के साधन के रूप में कार्य करती है, क्या कहलाती है? मुद्रा कहलाती है। मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है। प्रोफेसर हर्टाले एवं बिट्स ने कहा था, हर्टाले बिट्स ने। अब देखिए मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक करता है, हुआ नहीं है यहाँ, वह होगा। वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। किसने कहा? तो कोलबर्न ने। कोई भी वस्तु जो राज्य द्वारा मुद्रा घोषित की जाती है मुद्रा कहलाती है। इसको किसने कहा? तो नैप ने कहा था। मुद्रा वह वस्तु है जिसे समान स्वीकृति प्राप्त हो, तो इसको किसने कहा था? तो सेलिगमैन ने। ये सब ऑब्जेक्टिव में दे सकता है, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा। अब मुद्रा के विकास के बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए मुद्रा के विकास में सब जानते हैं मुद्रा का प्रकार है, समझे। वस्तु विनिमय, वस्तु मुद्रा, धात्विक मुद्रा, सिक्के, पत्र मुद्रा और शाख मुद्रा। अब एक एक करके हम आगे इन सबों के बारे में डिटेल में जानेंगे। अब हम लोग देखेंगे वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है, तो इसको क्या कहेंगे? वस्तु विनिमय। सेकेंड में देखेंगे वस्तु मुद्रा। ये थोड़ा सा हाईलाइट करना हम भूल गए थे, देख लीजिएगा आप लोग। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था, जिसे क्या कहते हैं? वस्तु मुद्रा। यानी कि वो सामान दो और कोई दूसरा सामान लो। और तीसरा है धात्विक मुद्रा। तो देखिए वह मुद्रा जो पीतल और तांबा इत्यादि धातुओं का बना होता था उसे धात्विक मुद्रा कहते हैं। अब देखिए सिक्के, सोना चांदी आदि से बना हुआ वह वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार की मुहर से चलता था उसे क्या कहते? सिक्का कहते थे। अब देखिए पत्र मुद्रा। इसमें जो कागज़ का हम लोग नोट देखते हैं ना, उसी को पत्र मुद्रा कहते हैं। देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक के द्वारा जो कागज़ के नोट प्रचलित किया जारी किया जाता है उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा को कागज़ी मुद्रा भी कहा जाता है। ठीक, अब इसमें थोड़ा सा देखिएगा, थोड़ा सा नोट में 1 रुपया का जो कागजी नोट होता है या सभी सिक्का केंद्र सरकार के वित्त विभाग द्वारा जारी किया जाता है, यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और 2 रुपया या इससे अधिक के सभी कागजी नोट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है। अब देखिए शाख मुद्रा, यहाँ पर भी हम हाईलाइटेड नहीं किया कर देते हैं। देखिए आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको क्या कहते हैं? शाख मुद्रा। अब जैसे देखिए चेक तो बैंक में चेक
किसी भी दूसरे बैंक का दूसरे आदमी से लिए उसको अपने अकाउंट पर डाल दे तो आपको क्या होगा, उसका पैसा भंज के मिल जाता है। उसी प्रकार का होता है हुंडी। अब हुंडी क्या है कि जैसे कोई आदमी आपको कागज़ में लिख करके साइन करके दे दिया कि फलाने आदमी साहब तुम 10,000 या 20,000 रुपये ले लेना, तो आपको दे दिया, तो वही हुंडी है एक तरह का। ठीक। अब हम लोग देखते हैं प्लास्टिक मुद्रा के बारे में। ठीक है, तो प्लास्टिक मुद्रा क्या है? एटीएम के साथ जो डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा कहा जाता है। अब देखिए, एटीएम जो हम लोग पैसा निकालते हैं ना, तो उसमें आपको प्लास्टिक का कार्ड मिलता है, उसमें चिप लगा रहता है। अब एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ये एग्ज़ाम में कई बार क्वेश्चन पूछ चुका कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। एटीएम सह डेबिट कार्ड, तो एटीएम का अर्थ है स्वचालित टेलर मशीन या फिर ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटे रुपया निकालने तथा रुपया जमा करने का सेवा प्रदान करता है। अब देखते हैं हम लोग क्रेडिट कार्ड। तो देखिए, क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक की वित्तीय स्थिति को देखते हुए बैंक उसकी साख की एक राशि निर्धारित करता है, यानी कि एक तरह का वो लोन देता है, और वह अपने क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत के माध्यम से निर्धारित धनराशि के अंदर वस्तुओं और सेवाओं को खरीद सकता है। जैसे देखिए, अभी आप देखिएगा कि बजाज का क्रेडिट कार्ड कोई बनवा रहा है, कोई HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड, कोई SBI का क्रेडिट कार्ड बनवा रहा है और सामान खरीद रहा है, और उसका फिर क्या करता है ना कि किस्त जमा करता है मंथली। अब देखिए, मुद्रा से लाभ, हम आगे देखते हैं। तो देखिए, मुद्रा से उपभोक्ताओं को लाभ है, मुद्रा से उत्पादक को लाभ, मुद्रा और साख, वस्तु विनिमय प्रणाली की कठिनाई का निराकरण यानी ख़त्म हो जाना, मुद्रा और पूंजी की तरलता, मुद्रा और पूंजी की गतिशीलता, मुद्रा और पूंजी का निर्माण, मुद्रा और बड़े पैमाने के उद्योग, और मुद्रा और आर्थिक प्रगति है। मुद्रा के सब लाभ हैं। और मुद्रा और सामाजिक कल्याण, ये सब मुद्रा के सभी लाभ हैं। अब वस्तुओं को दो भागों में बांटा जा सकता है। कौन कौन? चालू वस्तुएं और टिकाऊ वस्तुएं। ठीक। अब देखिए, चालू वस्तु किसे कहते हैं, इसके बारे में हमको देखना है। तो कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनको हम तत्काल उपभोग करते हैं, उन्हें चालू वस्तु कहा जाता है। ठीक। अब दूसरा, टिकाऊ वस्तुएं। कुछ ऐसी वस्तुएं होती है जो उत्पादन के कार्य में प्रयोग की जाती है, इन्हें टिकाऊ वस्तु कहा जाता है। अब देखिए, उपभोग क्या है? कुल आय का वह भाग जो चालू वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे उपभोग कहते हैं। जैसे कि आज हम कमाएं 100 रुपया, अब 100 रुपया में से हम 50 रुपया खाने पीने की वस्तुओं पर खर्च कर दिए, तो आज वस्तु को खा जाएंगे हम, तो कल तो मेरे पास बचेगा नहीं, तो तुरंत इसको ख़त्म कर दिए हम, या सब्ज़ी वगैरह, तो क्या हो गया? ये उपभोग हो गया। अब हम देखते हैं बचत। देखिए, कुल आय का वह भाग जो टिकाऊ वस्तुओं पर खर्च किया जाता है उसे बचत कहते हैं। अब बचत, दूसरा, आय तथा उपभोग के बीच के अंतर को बचत कहते हैं। इसको इस तरीके से समझिए कि जैसे हम 100 रुपये कमा रहे हैं और 80 रुपये खर्च कर दिए, तो मेरे पास 20 रुपये बचा, तो बचत हो गया। बचत दो प्रकार के होते हैं, नकद बचत और वस्तु संचय। नकद बचत मतलब क्या है ना कि हम 20 रुपये बचा कर 100 रुपये कमाएं, उसमें 80 रुपये खर्च कर दिए और 20 रुपये बचा कर रखे, तो नकद हो गया। अब इसके जगह पर वस्तु संचय क्या होता है कि मान के चलिए कि हम कुछ पैसा जमा करके एक टीवी खरीद लेते हैं, तो मेरा पास वो बचा ना, तो वस्तु संचय हो गया टीवी। हम लोग देखते हैं नगद वस्तु संचय। तो कुल आय का ऐसा अंश या ऐसा बचत जो वस्तु पर व्यय किया जाता है उसे विनियोग या फिर नगद बचत वस्तु बचत कहा जाता है। अब नगद बचत, कुल आय का ऐसा अंश जो किसी प्रकार की वस्तु पर विनिमय नहीं किया जाता है, उस संचय को क्या कहते हैं? नगद बचत। यानी कि हम 100 रुपये बचा रखे हैं, तो 100 रुपये अपने पास जमा, तो नगद बचत हो गया मेरे पास। अब नोट में आगे देखते हैं अर्थव्यवस्था। अब देखिए यहाँ पर अर्थव्यवस्था के स्थायित्व एवं विकास के लिए
बचत एवं विनियोग का एक दूसरे के बराबर होना जरूरी है। साख का अर्थ होता है विश्वास या फिर भरोसा। देखिए आप लोग के बार बार यहाँ पर साख आ रहा है। साख का मतलब जानते क्या होता है? जैसे आप पर किसी को भरोसा है कि हमको पैसा दे देगा, अगर हम इसको देंगे तभी ना आपको पैसा देगा। वो आप पर भरोसा नहीं है तो आपको पैसा तो देगा नहीं। तो इसी तरीक़ा से होता है कि बैंक आपका पहले क्रेडिट देखता है, आपके पास कोई क्या क्या प्रॉपर्टी है वो देखता है, उसके बाद आपको लोन देता है। अगर आप लोन का पैसे से वापस नहीं दीजिएगा तो आपका प्रॉपर्टी क्या करेगा? फ्रीज कर देगा। अब देखिए साख, अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता से होता है। साख का 2 पक्ष होता है, यानी 2 प्रकार के होते हैं। देखिए पहला है ऋणदाता, यानी कि लोन वगैरह देने वाला, और ऋणी दूसरा जो लोन वगैरह जो लेगा ना उधारी, उसका है। अब साख का मुख्य आधार निम्न है। पहला है विश्वास। मान के चलिए कि आप किसी से कोई पैसा कर्ज उधार लेते हैं तो उसको विश्वास रहेगा था ना कि आप उसको दे दीजिएगा। नहीं विश्वास रहेगा तो थोड़ी ना देगा। दूसरा होता है चरित्र। अब चरित्र देखिए, आपका चरित्र बहुत ज़्यादा मायने रखता है। अब दारू पी करके रोज नाली में पड़े हुए बेवड़ा का थोड़ी ना कोई देगा लोन वगैरह, कोई उधारी देगा नहीं देगा उस तरीक़ा का। तीसरा आपको देखता है चुकाने का क्षमता। मान के चलिए कि आपके पास क्षमता है 1 लाख रुपए चुकाने का किसी को, और आप मांगते हैं उससे 1 करोड़ रुपये, तो देगा नहीं देगा। पूंजी एवं संपत्ति, कोई आपका बैकग्राउंड भी देखता है कि आपके पास कितना पैसा या कितना संपत्ति, उसी हिसाब से आपको कोई भी कर्ज देता है। ऋण की अवधि, अब देखिए आपको ऋण की अवधि बहुत तरह का होता है, 3 माह का, 1 साल का, या फिर कोई आदमी गांव घर में 10 दिन 15 दिन के लिए मांगता है, तो ऋण का कोई 5 साल के लिए मांगता है, इस तरह का होता है। ठीक। अब साख पत्र निम्न प्रकार के होते हैं। पहला चेक, दूसरा विनिमय बिल, तीसरा होता है बैंक ड्राफ्ट, चौथा हुंडी, 5वां है प्रतिज्ञा पत्र, 6ठा पुस्तकीय साख और साख प्रमाण पत्र। अब देखिए यात्री चेक, यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किया जाता है। जैसे आजकल रेलवे द्वारा रिजर्वेशन जारी किया जाता ना है, तो है ना कि आपको टिकट जारी कर दिया गया है, आप उसको उस निश्चित दिन में आप सफ़र कर सकते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है, और प्रत्येक यात्री चेक एक निश्चित रकम छपी होती है। और यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुत कर मुद्रा भी प्राप्त कर सकता है। या फिर देखिए कभी रेलवे का टिकट कैंसिल करना होता है तो रेलवे का टिकट कैंसिल करवा देते हैं, तो आपको पैसा वापस मिलता है ना, कुछ पैसा आपको काट लिया जाता है। लेकिन अब देखिए प्रतिज्ञा पत्र, तो प्रतिज्ञा पत्र क्या है? प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी के मांग पर या फिर एक निश्चित अवधि के बाद उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। देखिएगा आपको कोई लोन वगैरह देगा या फिर आपको गांव घर में कोई पैसा देता है तो आपको एक कागज़ होता है, उस पर साइन करवाता 4-5 आदमी और रहता है, जिसको स्टाम्प पेपर बोला जाता है कि आपको इतना दिन में आपको पैसा देना है। अब आगे हम देखते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, यानी कि ऑब्जेक्टिव का इसका क्वेश्चन। अब देखिए साख का अर्थ है विश्वास करना, ऋण लौटाने की क्षमता। विनिमय का सर्वोत्तम माध्यम क्या था? मुद्रा है। इनमें से कौन सा एक मुद्रा का आधुनिक रूप नहीं था? जमा। आजकल का कौन सा रूप अधिक प्रचलन है? मुद्रा का कौन सा रूप था? पत्र मुद्रा, यानी पेपर का मुद्रा। मनुष्य के आर्थिक जीवन में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? मुद्रा। किसने कहा कि मुद्रा हुआ है जो मुद्रा का कार्य करते हैं? तो हार्टेले विदर्स। निम्न में कौन सा साख मुद्रा का उदाहरण है? तो बैंक ड्राफ्ट। निम्न में कौन प्लास्टिक मुद्रा है? तो डेबिट कार्ड। ये ATM कार्ड भी हो गया, क्रेडिट कार्ड भी हो गया, ऐसा प्लास्टिक मुद्रा में आता है। रूस की मुद्रा क्या है? रूबल। साख का आधार क्या है? तो विश्वास है तो साख है। स्वीडन का मुद्रा क्या था? कोरोना। टका किस देश का मुद्रा है? तो बांग्लादेश का। पीछे पढ़ाए थे हम ये सब चीज़। अब देखिए एक सवाल है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विमुद्रीकरण की घोषणा कब की? यानी 8 नवंबर 2016 को, जो कि 1000 और 500 का नोट बंद किए थे ना, वही इसमें दिया हुआ है। किस निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो देखिए इनमें सभी दिया है, लेकिन आपका बुक में होगा। देखिए भारत, नेपाल,
और पाकिस्तान। ठीक, इन सबों का मुद्रा क्या है? रुपया है। बचत क्या है? आय तथा उपभोग में अंतर को बचत कहते हैं। निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो अधिविकर्ष साख पत्रों में से नहीं है। अब देखिए, दिनार किस देश की मुद्रा है? तो इराक का है। आधुनिक युग की प्रगति का श्रेय मुद्रा को ही है, यह कथन किसका है? तो मार्शल। मुद्रा का प्राथमिक कार्य क्या है? तो विनिमय का माध्यम, यानी किसी चीज़ को खरीदना या बदलना। देखिए, मुद्रा का कार्य है तो मापन है, किसी चीज़ को मापना, संचय यानी जमा करना या भुगतान करना। इनमें से कौन मुद्रा का कार्य नहीं है? तो देखिए, लेखन एवं संपादन। मुद्रा का प्राथमिक कार्य कौन सा था? विनिमय का माध्यम। सभ्यता के प्रारंभिक अवस्था में मुद्रा का प्रयोग निम्न में से किस किस रूप में होता था? तो गाय, गेहूँ, यानी कि सामानों का अदला बदली के रूप में। इनमें से कौन सी मुद्रा संयुक्त राज्य अमेरिका में प्रचलित है? तो डॉलर चलता है वहाँ पर। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य कठिनाई क्या थी? आवश्यकताओं के दोहरे संयोग का अभाव, यानी कि हमें गेहूँ, हमारे पास है, अगला के पास चावल है, हमें लेना है दाल, उसके पास चावल है, तो हम क्या करेंगे उसका? इस तरह का, अगर मेरे पास गेहूँ, अगर सामने वाला के पास अगर चावल है तो ठीक है, वो संयोग है। अब देखिए, निम्न में से किस प्रणाली के अंतर्गत आवश्यकताओं का दोहरा संयोग का अभाव है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली में, यानी कि वस्तु से वस्तु को बदलने में। प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य का व्यापार किस प्रकार रहता था? तो वस्तु विनिमय, यानी कि वस्तु से वस्तु बदलता था। अब देखिए, विनिमय के कितने रुपये थे? 2 रुपया। किस किस देश की मुद्रा है? तो भारत, पाकिस्तान और नेपाल का। वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्न में से कौन सी कठिनाई है? वस्तु विभाजन में कठिनाई, सर्वमान मूल्य मापक का अभाव तथा दोहरे संयोग का अभाव। अब देखिए, वस्तु विभाजन में क्या कठिनाई है? मान के चलिए कि मेरे पास एक गाय है और सामने वाला के पास 4 बकरी है। अब हमें एक बकरी खरीदना है, हमको एक गाय बेचना है। अब एक गाय का कीमत 4 बकरी के बराबर है। अब इसमें क्या समस्या हो रहा है कि हमें 4 बकरी की ज़रूरत नहीं, हमको एक ही बकरी की ज़रूरत है और एक गाय का कीमत है 4 बकरी। तो हम गाय को तो काट के नहीं ना बेचेंगे, या गाय को अलग अलग ना कर सकते हैं। तो इस तरीका का होता है कि वस्तु के विभाजन में कठिनाई होने लगता है। ठीक, अब देखिए, प्राचीन युग में विनिमय की कौन सी प्रथा प्रचलित थी? तो वस्तु विनिमय। विनिमय के कौन से रूप हैं? तो वस्तु विनिमय, मौद्रिक विनिमय। मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन करता है, या किसका कथन? तो कोलबर्न का कथन है। प्राचीन काल में किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग होता था? तो देखिए, प्राचीन काल में ना ज़्यादातर सोना और चांदी के सिक्के चलते थे। ठीक, हमारे देश में किस प्राप्त है मुद्रा का वैधानिक मान्यता? तो हमारे देश में किस तरह का मुद्रा है जो वैधानिक मान्यता से प्राप्त है? तो पत्र मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन विधिग्राह्य मुद्रा है? 10 रुपये का नोट होगा, इसमें कोई भी नोट होगा तो विधिग्राह्य मुद्रा कहलाएगा। मुद्रा का प्राचीनतम रूप है तो वस्तु मुद्रा। मुद्रा विनिमय का क्या है? तो माध्यम है। देखिए, निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा का रूप प्रचलित है? तो ATM कार्ड। किस धातु का मुद्रा का रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? तो प्राचीन काल में सोना और चांदी का, लेकिन आजकल के युग में तो लोहे का, कहीं पीतल का, कहीं तांबे का प्रयोग होता है। सिक्के का सबसे पहला प्रयोग कहाँ हुआ? तो लीबिया में। रुपये का नया प्रतीक क्या है? तो देखिए, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक है, ऐसे लिख करके ऐसे है, ये है रुपया का चिन्ह, सिंबल। ठीक है, इसको लिखिएगा। ये खाली राह हो गई, राह देख करके बीच में ऐसे तरह के था। 1 रुपये का नोट जारी किया जाता है तो रिजर्व बैंक इंडिया के द्वारा 1 रुपये का जो नोट है वो केंद्र सरकार द्वारा जारी किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया नहीं जारी करता है इसको जो केंद्र सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है ना, उसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक, देश का पहला ATM किस बैंक का स्थापित होता है? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। किस धारी के चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता? तो मुद्रा।
देखिए मुद्रा के निम्न महत्व है। मुद्रा और औद्योगिक प्रगति। एक भौतिक उन्नति का साधन है। किसने कहा था कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए थे? पिगू ने। किसने कहा था कि कर्ज जमा की संतान है और जमा कर्ज की संतान? तो केन्स ने। देखिए निम्न में से कौन साख पत्र के अंतर्गत नहीं आता? तो कागजी मुद्रा। साख के पक्ष कौन कौन से हैं? ऋणदाता और ऋणी, यानी कि जो कर्ज देगा सो और कर्ज जो लेगा वो। साख के मुख्य आधार होता है तो ऋण की राशि, समय और व्यक्ति का चरित्र। अब देखिए अगला सवाल, आय एवं उपभोक्ता में अंतर को क्या कहते हैं? तो बचत कहते हैं। ठीक है। निम्न में से साख पत्र के अंतर्गत कौन कौन आता था? चेक, बैंक ड्राफ्ट और यात्री चेक, या फिर इसमें हुंडी भी आ सकता है। साख का संबंध किस चीज़ से है? तो चेक से है, बैंक ड्राफ्ट से है, यात्री चेक से है। ये सब जो है ना, इस तरह का जो चीज़ है ना, सबको बुक में जो है ना, सो ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है 4 ऑप्शन, इसमें सबको मार लेना है। ठीक। इनमें से कौन साख का आधार नहीं? तो शिक्षा साख का आधार नहीं है। अब अगला है लघु उत्तरीय प्रश्न। तो देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है? 2015 में भी पूछा है। देख रहे हैं ना, 2015 का में, 2017 में, 2019 में और 2021 में, यानी कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसा प्रणाली जिसमें एक वस्तु से दूसरे वस्तु का लेन देन होता है उसे वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। अब मौद्रिक प्रणाली क्या है? 2020 में ये सवाल पूछा गया है। तो देखिए मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? इसमें वैसा प्रणाली जिसमें मुद्रा से वस्तु का लेन देन होता है उसे मौद्रिक प्रणाली कहते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, मुद्रा की परिभाषा दें। 2011 में और 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए उत्तर क्या है? सामान्य स्वीकृति प्राप्त, विधिग्राह एवं स्वतंत्र रूप से प्रचलित कोई भी वस्तु जो विनिमय के माध्यम, मूल्य का सामान्य मापन एवं ऋण के भुगतान का मापदंड एवं संचयन के साधन के रूप में कार्य करती है, मुद्रा कहलाती है। अब अगला है एटीएम क्या है? यह क्वेश्चन 2012, 2018, 2020 और 2021 में पूछा गया है। कुछ लोगों का ऐसा दिमाग में होता है कि अगर अगला साल पूछा तो इस साल नहीं पूछेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। कई क्वेश्चन ऐसे हैं कि अगला साल भी पूछा तो इस साल भी पूछ देता है। तो देखिए एटीएम क्या है? तो एटीएम का पूरा नाम है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। यह मशीन 24 घंटा रुपया निकालने या जमा करने का सेवा प्रदान करता है। अब देखिए क्रेडिट कार्ड क्या है? 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ग्राहक को वित्तीय स्थिति को देखते हुए उसके साख की राशि निर्धारित कर देता है, जिसके अंतर्गत वह अपने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से निर्धारित राशि के अंदर वस्तुओं एवं सेवाओं को खरीद सकता है। देखिए कुछ लोग बजाज कार्ड लेते हैं, उसमें मान के चलिए कि आपको 50,000 या 30,000 या 20,000 रुपये दे रहा है शुरू में, तब 20,000 के अंदर का कोई भी सामान खरीद सकते हैं और उसको मंथली किस्त बाई किस्त पेमेंट करना होता है। अब आपका अगला सवाल है बचत क्या है? ये 2016, 2017 और 2019 में पूछा गया है। तो आय तथा उपभोग के अंतर को बचत कहते हैं। साख क्या है? तो ये 2015 में सवाल पूछा गया है। साख का अर्थ होता है विश्वास या फिर भरोसा। अर्थशास्त्र में साख का मतलब होता है ऋण लौटाने या भुगतान करने की क्षमता। अब एक सवाल है, चेक और बैंक ड्राफ्ट में अंतर स्पष्ट कीजिए। ये सवाल पूछा गया 2024 में। तो चेक क्या है? चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपने बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दे दी जाए। और बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम उसमें अंकित व्यक्ति को दे दी जाए। अब अगला सवाल ये है आपका कि मुद्रा उद्भव से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो मुद्रा के आविष्कार से उपभोक्ताओं को बहुत लाभ हुआ।
प्रत्येक उपभोक्ता मुद्रा से अपनी इच्छा अनुसार वस्तु को खरीद सकता है। जिस व्यक्ति के पास मुद्रा अधिक होता है वह वस्तु एवं सेवाओं का मांग अधिक करता है। अब आपका अगला सवाल है, किसी व्यक्ति का बचत करने की इच्छा किन बातों पर से प्रभावित होता है। 2017 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। बचत करने की इच्छा निम्नलिखित बातों से प्रभावित होती है। वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसका आय उसके व्यय से अधिक हो, यानी कि इनकम ज़्यादा हो खर्च कम हो। वह व्यक्ति बचत कर सकता है जिसके बचत करने की इच्छा हो। अब इनकम तो है और बचत नहीं कर रहा है, इधर उधर पैसा उड़ा दे रहा है, दारू में, गांजा में, या कुछ लोग ऐसे भी फालतू के सामान भी खरीद लेते हैं। तो इच्छा भी होना चाहिए बचत करने का। अब अगला सवाल है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का। वस्तु विनिमय प्रणाली के कठिनाइयों पर प्रकाश डालने के 2012-2014 में एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो वस्तु विनिमय प्रणाली में निम्नलिखित कठिनाइयाँ हैं। तो कौन कौन सी कठिनाइयाँ देखते हैं। तो देखिए, पहला है आवश्यक वस्तुओं के दोहरे संयोग का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली तभी संभव हो सकता है जब दो विनिमय करने वाले व्यक्तियों के पास ऐसी वस्तुएं हो जिनके उन दोनों की आवश्यकता हो। ऐसा न होने पर वस्तु विनिमय प्रणाली में कठिनाई होती थी। दूसरा है मूल्य के सामान्य मापक का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में दूसरी सबसे बड़ी कठिनाई थी मूल्य के मापक से संबंधित थी। ऐसा कोई सर्वमान्य मापक नहीं था जिसकी सहायता से सभी प्रकार की वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य को ठीक प्रकार से नापा जा सके। यानी कि मान के चलिए कि आज गेहूँ 20 रुपये किलो है और चावल 25 रुपये किलो है, तो इसको बदलने में भी कठिनाई होगा कि कितना दें कितना ना दें, हर कोई कन्फ्यूजन होगा। और सबको ये होगा कि हो सकता है कि हमसे वो अगला ज़्यादा ले रहा है। अब तीसरा है मूल्य संचयन का अभाव। वस्तु विनिमय प्रणाली में लोगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का संचय की सुविधा नहीं थी। शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुएं जैसे मछली, फल, सब्जी इत्यादि लंबे अवधि तक संचय नहीं करना कठिन था, यानी कि जमा करके रखना कठिन होता था। अगला सवाल ये है सह विभाजन का अभाव। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जिनका विभाजन नहीं किया जा सकता। उनका विभाजन कर दिया जाए तो उनका उपयोगिता नष्ट हो जाता है। इसमें आपको हम बताए थे ना, जैसे कि मान के चलिए कि कोई आदमी है, उसके पास एक भैंस है और एक भैंस का कीमत 4 बकरी है। वो भैंस को बेच करके एक बकरी खरीदना चाहता है, तो क्या करेगा? एक भैंस को तो 4 हिस्सा में तो बांट के नहीं बेचेगा। तो इस तरीके की स्थिति होता है। भविष्य में भुगतान में कठिनाइयाँ। वस्तु विनिमय प्रणाली में उधार लेने तथा देने में कठिनाई होती थी। अब मूल्य हस्तांतरण में समस्या। तो देखिए, वस्तु विनिमय प्रणाली में मूल्य हस्तांतरण में कठिनाइयाँ होती थी। कठिनाई उस समय और अधिक बढ़ जाती थी जब कोई व्यक्ति एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना चाहता था। ऐसी स्थिति में उसे अपनी संपत्ति को छोड़कर जाना पड़ता था क्योंकि उसे बेचना कठिन था। आपका अगला सवाल है मुद्रा के कार्य पर प्रकाश डालिए। 2012 में क्वेश्चन पूछा है, 2017 में और 2023 में। मुद्रा के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य है विनिमय का माध्यम। मुद्रा विनिमय का एक माध्यम है। क्रय तथा विक्रय दोनों में ही मुद्रा का मध्यस्थ का कार्य करती है। मुद्रा का मापक। मुद्रा मूल्य का मापक है। मुद्रा के द्वारा वस्तुओं को मूल्यांकन करना सरल हो जाता है। किसी वस्तु का कितना मूल्य होगा मुद्रा द्वारा ही पता लगाना सरल हो जाता है। अब अगला है विलंबित भुगतान का मान। मुद्रा विलंबित भुगतान का एक सरल साधन है। इसके द्वारा ऋण के भुगतान करने में भी काफ़ी सुविधा हो गई। अब इस तरह मुद्रा का रूप में ऋण के भुगतान तथा विलंबित भुगतान की सुविधा हो गई। अब अगला क्वेश्चन है मूल्य का संचय। मुद्रा में यह गुण और विशेष है कि इसे संचयित या जमा करके रखा जा सकता है। वस्तु विनिमय प्रणाली में संचय करके रखने में कठिनाई होती थी। अब मान कर चलिए कि आप किसी से को चावल देते हैं, अब उससे मछली लेते हैं, तो मछली को जमा करके नहीं रखिएगा, या फल लेकर रखते हैं जमा करके तो सड़ जाएगा, ज़्यादा दिन तक जमा कीजिएगा तो ये समस्या होती थी। मुद्रा को हम बहुत दिनों तक संचय करके रख सकते हैं, यानी जमा करके रख सकते हैं। लंबी अवधि तक संचय करके रखने पर मुद्रा खराब नहीं होता है। अगला सवाल है क्रय शक्ति का हस्तांतरण। मुद्रा का एक आवश्यक कार्य क्रय शक्ति का हस्तांतरण भी है। चूँकि मुद्रा
में समान स्वीकृति या फिर गुण विद्यमान है। अतः कोई भी व्यक्ति किसी एक स्थान पर अपनी संपत्ति बेच करके किसी अन्य अधिष्ठान पर नई संपत्ति को खरीद सकता है। अतः मुद्रा के माध्यम से क्रय शक्ति को एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से हस्तांतरित किया जा सकता है। ठीक, अगला है साख का आधार। तो देखिए, वर्तमान समय में मुद्रा साख के आधार पर कार्य करती है। मुद्रा के कारण ही साख पत्रों का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ। बिना मुद्रा के साख पत्र जैसे चेक, ड्राफ्ट, हुंडी आदि का प्रचलन नहीं रह सकता था। अब आगे का सवाल है, मुद्रा के आर्थिक महत्व पर प्रकाश डालिए। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया, 2014 में, 2015 में और 2024 में। देखिए, लगातार 3 साल पूछा गया, 2013, 14 और 15, और फिर एक बार 2024 में। अब देखिए, आधुनिक आर्थिक व्यवस्था में मुद्रा का काफ़ी महत्व रहा है। ठीक, यदि मुद्रा को वर्तमान समाज से हटा दिया जाए तो हमारी सारी आर्थिक व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाएगी। यदि मुद्रा न होती तो विश्व के विभिन्न देशों में इतनी आर्थिक प्रगति कभी नहीं हो पाती, इतना संभव था ही नहीं। चाहे वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था हो या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था या फिर मिश्रित अर्थव्यवस्था, किसी भी तरह का अर्थव्यवस्था में ये कामयाब नहीं हो पाता। सभी में मुद्रा अधिक विकास का मार्ग और महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। मुद्रा को आर्थिक महत्व के बारे में प्रसिद्ध अर्थशास्त्री टेट्रास्कॉट ने कहा, यदि मुद्रा हमारी अर्थव्यवस्था के हृदय नहीं है तो रक्त स्रोत तो अवश्य ही है। वहीं दूसरी तरफ प्रोफेसर मार्शल ने कहा कि मुद्रा वह धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण आर्थिक विज्ञान चक्कर काटता है। मुद्रा के महत्व पर प्रकाश डालते हुए क्राउथर ने कहा कि ज्ञान की प्रत्येक शाखा की अपनी अपनी मूल खोज होती है। जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि और राजनीतिक विज्ञान में वोट या मत। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के आर्थिक एवं व्यावसायिक जीवन में मुद्रा सर्वाधिक महत्व उपयोगी आविष्कार है, जिस पर संपूर्ण विश्व व्यवस्था आधारित है। प्रोफेसर पिगू का कहना है कि आधुनिक विश्व में उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण किए हुए हैं। फलतः मुद्रा को आर्थिक जगत में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है। अब आगे का सवाल है, मुद्रा के विकास पर प्रकाश डालें। तब मुद्रा का क्रमिक विकास निम्न है। देखिए, पहला वस्तु विनिमय। वस्तु विनिमय में वस्तु का वस्तु से लेन देन होता है। अब अगला है वस्तु मुद्रा। प्रारंभिक काल में किसी एक वस्तु को मुद्रा के कार्य संपन्न करने के लिए चुन लिया जाता था तथा उस वस्तु को मुद्रा कहा जाता था। अब आगे है हमको तीसरे नंबर पर धात्विक मुद्रा। तो देखिए, वह मुद्रा जो पीतल, तांबा इत्यादि धातुओं का बना होता था उसे धात्विक मुद्रा कहा जाता था। अब सिक्के, देखिए, सोना, चांदी आदि से बना हुआ वह वस्तु जो देश के सार्वभौम सरकार की मुहर से चलित होता था उसे सिक्का कहते थे। और प्राचीन काल में सोना चांदी के सिक्का ही चलता था। अब हो गया पत्र मुद्रा, जो आधुनिक काल का मुद्रा भी कहा जाता है इसे। तो देश की सरकार तथा देश के केंद्रीय बैंक द्वारा कागज़ का नोट प्रचलित किया जाता है, उसे पत्र मुद्रा कहते हैं। पत्र मुद्रा को क्या कागजी मुद्रा भी कहा जाता है, क्योंकि कागज़ का बना होता है। साख मुद्रा, आधुनिक समय में चेक, हुंडी आदि विभिन्न प्रकार के पत्र मुद्रा का कार्य करते हैं। इनको साख मुद्रा भी कहते हैं, साथ नहीं साख है, थोड़ा सा मिस्टेक है, क्या कहेंगे, साख मुद्रा। अब हम लोग आगे देखते हैं प्लास्टिक मुद्रा। एटीएम सह डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड को प्लास्टिक मुद्रा भी कहा जाता है। अब अगला साख पत्र क्या है, अब कुछ प्रमुख पर प्रकाश डालें। देखिए, साख पत्र से में हमारा मतलब है कि उन साधनों से है जिनका उपयोग साख मुद्रा के रूप में किया जाता है। साख पत्र का आधार पर साख या ऋण का आदान प्रदान होता है। वे वस्तुएं एवं सेवाओं का क्रय विक्रय में विनिमय के माध्यम का कार्य करते हैं। देखिए, कुछ प्रमुख साख पत्र निम्न हैं। चेक एक प्रकार का लिखित आदेश है जो बैंक में रुपया जमा करने वाला अपना बैंक को देता है। उसमें लिखित रकम उसमें लिखित व्यक्ति को दी जाए।
अब देखिए बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट वह पत्र है जो एक बैंक अपनी किसी शाखा या अन्य किसी बैंक को आदेश देता है कि उस पत्र में लिखी हुई रकम जिस व्यक्ति का नाम अंकित है उस व्यक्ति को दिया जाए। अब हम लोग देखेंगे यात्री चेक। यात्रियों की सुविधा के लिए यात्री चेक बैंक द्वारा जारी किए जाते हैं। कोई भी व्यक्ति बैंक में निश्चित रकम जमा कर देने पर यात्री चेक प्राप्त कर सकता है और प्रत्येक यात्री चेक पर एक निश्चित रकम छपी होती है। यात्री बैंक की किसी भी शाखा में यात्री चेक प्रस्तुतियाँ जमा करके मुद्रा प्राप्त कर सकता है। अब है प्रतिज्ञा पत्र। तो देखिए प्रतिज्ञा पत्र में ऋणी के मांग पर या एक निश्चित अवधि के लिए उसमें अंकित रकम ब्याज सहित देने का वादा किया जाता है। ये हो गया प्रतिज्ञा पत्र। ठीक है बच्चों, तो आज का चैप्टर ये समाप्त हुआ। अब आगे आप देख लीजिएगा। अगर आपको इसमें ज्योग्राफी हम पढ़ा चुके हैं उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा, उसको शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, अब कल हम पढ़ाएंगे आपको चैप्टर नंबर 4।